सभी को गुड मॉर्निंग। आज वही लेसन है अपना दो ध्रुवीयता का अंत है। इस दो ध्रुवीयता के अंत में आज अपन टॉपिक पढ़ेंगे शॉक थेरेपी कि ये शॉक थेरेपी क्या है, इसका क्या अर्थ है। शॉक थेरेपी का देखो मुख्य रूप से अर्थ है कि आघात पहुंचाकर उपचार करना, मतलब चोट पहुंचा करके। शॉक थेरेपी का अर्थ आघात पहुंचा करके उपचार करना। मतलब कहने का अर्थ है कि जब सोवियत संघ का विघटन हुआ था, सोवियत संघ का विघटन हुआ तो उसके जो समर्थक देश थे जब वो अलग हुए, जो अन्य जो 14 देश अलग हुए थे, तो उनकी आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए शॉक थेरेपी, मुख्य रूप से शॉक थेरेपी का इस्तेमाल किया गया था। ये शॉक थेरेपी विश्व बैंक के द्वारा शॉक थेरेपी की शुरुआत की गई। इस विश्व बैंक के द्वारा शॉक थेरेपी की जो शुरुआत की गई उसमें कारण यही था कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था उन देशों में थी। अब उस समाजवादी अर्थव्यवस्था को बदल के किसमें करनी थी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलना था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बदलने की प्रक्रिया ही शॉक थेरेपी है। ठीक है, इस शॉक थेरेपी का बहुत बार एक नंबर के में क्वेश्चन आता है कि शॉक थेरेपी है क्या। तो मुख्य रूप से आपको इतना याद रखना है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था को बदल करके पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को लागू करना ही शॉक थेरेपी है। और सिंपल अर्थ पूछा जाए शॉक थेरेपी का अर्थ तो आघात पहुंचा करके उपचार करना या चोट पहुंचा करके इसका उपचार करना है। अब मुख्य उद्देश्य क्या था शॉक थेरेपी का? उद्देश्य यहाँ पे उद्देश्य लिख रहा हूं मैं। देखो मुख्य उद्देश्य शॉक थेरेपी में यह था कि राज्य की संपदा का निजीकरण करना। राज्य की संपदा का निजीकरण करना, क्योंकि पहले जो भी संपदा थी वो राज्य के अधीन थी, अब निजी हाथों में सौंपना था। वो ये एक मुख्य उद्देश्य था। उसके अलावा मुक्त व्यापार को अपनाना। मुक्त व्यापार को अपनाने का अर्थ ये है कि पहले जो भी व्यापारिक गतिविधियां होती थी वो राज्य ही डिसाइड करता था। अब निजी हाथों में जैसे ही सौंप दिया गया तो व्यापार में अब निजी क्षेत्र के जो लोग इंक्लूड थे वो अपने स्तर पर व्यापार कर सकते थे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सकते थे, दूसरे देशों के साथ में या दूसरी कंपनियों के साथ में व्यापार कर सकते थे। इसके अलावा पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ना। पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ना। मुख्य रूप से जो पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था थी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था थी। अब इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को जुड़ना है, इसके साथ में जुड़ना था, मतलब वहां की कंपनियों के साथ में एक मतलब कहने का अर्थ है कि वहां की कंपनियों के साथ में सामंजस्य बिठाना, वहां की सरकारों के साथ में सामंजस्य बिठाना, नई संधियां करना। ठीक है, तो ये मुख्य रूप से पश्चिमी देशों के साथ में। अब शॉक थेरेपी का हो गया अर्थ, इसके उद्देश्य हो गए। अब इसके अपन परिणामों के बारे में बात करेंगे कि आखिर शॉक थेरेपी के परिणाम क्या निकले, क्या परिणाम उभर करके सामने आए। मुख्य रूप से पूरी तरह से ये शॉक थेरेपी थी वो असफल रही। पूरी तरह से शॉक थेरेपी असफल, पूरी तरीके से ये शॉक थेरेपी थी वो असफल रही। रूस का औद्योगिक ढांचा टूट गया, इसके कारण रूस का औद्योगिक ढांचा टूट गया। अब कैसे टूटा वो भी बताता हूं। इसमें क्या होता है कि पूरा का पूरा जो उद्योग था वो पहले राज्य सरकार के अंतर्गत था, लेकिन जैसे ही शॉक थेरेपी को अपनाया गया, निजीकरण किया गया, मतलब वो उद्योग थे वो निजी हाथों में सौंपने थे।
अब निजी हाथों में सौंपने के लिए उनको बेचना पड़ेगा राज्य के द्वारा। राज्य ने जब उन उद्योगों को बेचा तो औने पौने दामों में बेच दिया, एक भंगार के भाव में बेच दिया, जिसके कारण क्या हो गया कि रूस की जो अर्थव्यवस्था थी उसकी एक प्रकार से कमर ही टूट गई। अब वो किसी काम के लायक नहीं रहे, पैसा आमदनी आई नहीं, जो उद्योगों को बेचा गया उनसे कोई ज़्यादा विशेष आमदनी आई नहीं, जिसके कारण औद्योगिक ढांचा टूट गया। इसके अलावा औने पौने में दामों में बेचने के कारण क्या हो गया कि जो रूसी मुद्रा थी, रूसी मुद्रा, रूस की जो मुद्रा है उसको बोलते हैं रूबल, जो रूसी मुद्रा रूबल थी ये कमजोर हो गई। पहले यही रूबल अमेरिकी जो मुद्रा थी डॉलर, उसका मुकाबला कर रही थी, उसके बराबर चल रही थी। लेकिन जैसे ही औद्योगिक ढांचा चरमरा गया तो रूसी जो मुद्रा रूबल थी वो भी कमजोर हो गई, वो उसके भाव भी गिर गए। इसके अलावा समाज कल्याण की व्यवस्था की बर्बादी हो गई। समाज कल्याण की व्यवस्था की बर्बादी। अब ये क्या है, समाज कल्याण व्यवस्था की बर्बादी क्या है? मुख्य रूप से इसमें क्या हुआ था कि साम्यवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य था कि सभी व्यक्तियों का ध्यान रखना, सबको मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति राज्य के द्वारा करवाई जानी थी, जिसमें रोटी, कपड़ा, मकान ये था। लेकिन जैसे ही साम्यवादी अर्थव्यवस्था को छोड़कर के पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लागू की गई तो लोग बेरोजगार हो गए, उनके दो वक्त के खाने की प्रॉब्लम आने लग गई। इसलिए समाज कल्याण की जो व्यवस्था थी, इसका ढांचा था, वो पूरी तरीके से चरमरा गया। इसके अलावा इसके और परिणामों के बारे में बात करते हैं अपन। तो बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी वो औने पौने दामों में बेच दी गई, बड़ी बड़ी कंपनियों को, बड़ी बड़ी कंपनियों को औने पौने दामों में बेचना। जिसके कारण शॉक थेरेपी थी वो किसी काम की नहीं रही। आर्थिक विषमता, बड़े देशों में अमीर व गरीब के बीच के अंतर को बड़ा करना, आर्थिक विषमता पैदा हो गई थी रूस के अंदर, और उसके जो साथी जो गणराज्य थे उनमें आर्थिक विषमता पैदा हो गई। मतलब आर्थिक विषमता में का अर्थ ये है कि अमीर व गरीबों के बीच के मध्य खाई बढ़ गई। अमीर और अमीर होते गए, गरीब और गरीब होते गए, इनके बीच की आर्थिक विषमता में काफी अंतर आया। इसके अलावा पूरे के पूरे खाद्यान्न संकट का सामना करना पड़ा, खाद्यान्न संकट का, क्योंकि पहले क्या था कि राज्य का यह कर्तव्य था कि हर नागरिक को खाद्यान्न की उपलब्धता करवा। लेकिन जैसे ही समाजवादी अर्थव्यवस्था को इन्होंने छोड़ा, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर ध्यान दिया, तो सभी अपने अपने फायदे के लिए कार्य करने लग गए। तो अब जो पिछड़े वर्ग था, गरीब वर्ग था, उनकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया और पूरे देश में खाद्यान्न संकट पैदा हो गया। अब कालाबाजारी को बढ़ावा मिला, इसी दौरान कालाबाजारी को, अब ये कालाबाजारी क्या थी कि जिन लोगों के पास में पैसा था वो औने जितनी भी कीमत हो रही थी उन कीमत में कल कारखानों को, फैक्ट्रियों को खरीदने लग गए, और उसके अलावा जो प्रोडक्ट थे उनको इकट्ठा करने लग गए और महंगे दामों में लोगों को बेचने लग गए। तो ये कालाबाजारी सबसे बड़ी समस्या आ गई थी, जिसके कारण रूस के और उसके साथी जो देश थे उनकी स्थिति खराब हो गई, यहाँ तक कि खाद्यान्न की सबसे बड़ी कालाबाजारी हुई थी। ठीक है, अब इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के बारे में बात करते हैं। ये गराज सेल क्या है? ये रूस में बहुत प्रचलित नाम हुआ था उस समय, गराज सेल। गराज सेल, गराज सेल का अर्थ यही है जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी, जो अभी अपन ने बात की बड़ी बड़ी कंपनियां थी, वो औने पौने दामों में बेच दी गई। इसी को ही कहा है गराज सेल। ठीक है, नाम याद रखना, कई बार पूछा जाता है गराज सेल क्या है, स्पष्ट कीजिए।
तो रूस में या सोवियत संघ की जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी जिनको औने पौने दामों में बेच दिया गया, वही ग्रासेल है। अब इसके अलावा साम्यवादी देश, और अपन भारत के बारे में बात करते हैं कि जो साम्यवादी देश था वो मुख्य रूप से रूस, सोवियत संघ तो रहा ही नहीं बाद में। तो रूस की और भारत की किस प्रकार का तालमेल था, उनके संबंध कैसे थे, तो इनके बारे में बात करते हैं। साम्यवादी देश व भारत के संबंध। अब देखो, हमेशा एक बात ध्यान रखना कि भारत का अभिन्न मित्र था, वो था रूस। शुरुआत से लेकर के अभी तक रूस ने अपनी मित्रता को बनाए रखा था। हर मुसीबत में रूस ने भारत की सहायता की थी। जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ उस समय भी, 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध उस समय भी, उसके अलावा जब हम कश्मीर मुद्दा उठ करके सामने आए उस समय भी, जब हमें हथियारों की आवश्यकता थी उस समय भी रूस ने हमारी सहायता की। तो मुख्य रूप से अपन पॉइंट के आधार पर बात करें कि रूस और भारत के मध्य संबंध, ठीक है। साम्यवादी देश बोलने की बजाय ये है कि रूस और भारत के संबंध शुरुआत से लेकर के अभी तक कैसे हैं, इनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य ये था कि दोनों देशों का जो सपना था वो बहु ध्रुवीय विश्व का था। दोनों देशों का सपना बहु ध्रुवीय व्यवस्था पर, बहु ध्रुवीय व्यवस्था पर, मतलब कहने का अर्थ है जैसे शीत युद्ध के दौरान में पूरा विश्व दो ध्रुवों में बंट रहा था, तो रूस खुद चाहता था कि इस विश्व में सिर्फ दो ही महाशक्ति नहीं हो, और भी महाशक्ति होनी चाहिए। इसलिए वो भारत का पक्ष ले रहा था। भारत भी यही चाह रहा था, दोनों की सेम सोच थी, ठीक है, दोनों की सेम प्लानिंग थी। उसके आधार पर इन दोनों के विचार मिल रहे थे, और विचार मिलने के कारण दोनों में घनिष्ठ संबंध पैदा हो गई। इसके अलावा दोनों ही जो देश थे वो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों ही देश लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र में विश्वास भारत का, आप सबको पता है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। तो भारत तो लोकतंत्र में विश्वास ऑलरेडी करते हैं, अपना संविधान में स्पष्ट रूप से ये बात लिख रखी है। और रूस भी यही चाहता था कि हमारे देश में भी लोकतंत्र कायम हो। अपने गोर्बाचेव की नीतियां पढ़ी, उस नीतियों में भी गोर्बाचेव ने यही तो सुधार किया था कि मुख्य रूप से रूस के अंदर लोकतंत्र कायम हो। तो दोनों के विश्वास, दोनों के सपने सेम थे। इसके अलावा 2001 में भारत और रूस के बीच में 80 द्विपक्षीय समझौते हुए, बहुत बड़ा समझौते थे ये। 2001 का मामला, 2001 में भारत व रूस के मध्य 80 द्विपक्षीय समझौते। अब ये ऐसे द्विपक्षीय समझौते क्या है कि हर स्थिति में रूस और भारत एक साथ खड़े रहेंगे। यदि किसी एक देश को किसी भी वस्तु की आवश्यकता होगी, चाहे वो आर्थिक हो चाहे सैन्य शक्ति हो, तो एक दूसरे की मदद करेंगे। वैज्ञानिक क्षेत्र में भी दोनों मिलकर के कार्य करेंगे। ऐसे बहुत से कार्यक्रम थे जो दोनों ने साथ में मिलकर के कार्य करने का समझौता किया था, और वो कार्य अभी तक चल रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये। इसके अलावा रूसी हथियारों का खरीदार भारत है। सर्वाधिक जो हथियार खरीदता है वो रूसी हथियार खरीदता है। तो रूसी हथियारों का खरीदार रहा है भारत। चाहे अपन ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करें तो भारत और रूस दोनों ने मिलकर के ब्रह्मोस मिसाइल का कार्य किया। मिराज फाइटर प्लेन थे वो भी अपन ने रूस से लिए थे। मिग था वो भी अपन ने रूस से लिए। तो अभी तक जितने भी हथियार हैं हमने रूस से अधिक रहे। हाँ, वर्तमान दृष्टि से हमारा झुकाव थोड़ा सा अमेरिका की ओर बढ़ गया है, और हम अमेरिका से और ज़्यादा हथियार खरीदने लग गए हैं।
किंतु अभी भी प्रथम स्थान पर रूस ही है और रूस के हथियार ही हम सर्वाधिक प्रयोग में ले रहे हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो भारत की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए तेल की आवश्यकता है। तो तेल का आयात भी हम काफी मात्रा में रूस से कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पेट्रोलियम पदार्थ, और पेट्रोलियम पदार्थ का अधिकतर आयात हम रूस से कर रहे थे। इसके अलावा वैज्ञानिक योजनाओं का भी ये साथ था दोनों देशों के मध्य, वैज्ञानिक योजनाओं का साथ, कि जो भी नए हथियार बनाएंगे, नई वैक्सीन बनाएंगे, नई दवाएं बनाएंगे, जो भी हमें नई रिसर्च करनी होगी, तो दोनों देशों के वैज्ञानिक है मिलकर के ये कार्य करेंगे। ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें कश्मीर मुद्दा, सबसे बड़ा और ज्वलंत मुद्दा भारत के लिए कश्मीर मुद्दा। इस कश्मीर मुद्दे के मामले में हमेशा से रूस ने भारत का पक्ष लिया। देखो, पाकिस्तान का पक्ष लिया था अमेरिका ने। जब जब संयुक्त राष्ट्र संघ में कश्मीर मुद्दा उछला तो पाकिस्तान का साथ अमेरिका ने दिया था, और जब भारत के ऊपर दबाव पड़ने लगा तो हर बार रूस ने भारत की सहायता की थी और अपने वीटो का पावर का प्रयोग करके हमेशा भारत का सुरक्षा कवच बना रहा रूस। तो इससे बड़ा परिणाम और क्या होगा। इसके अलावा हमने परमाणु टेस्टिंग का कार्य किया था। उस समय भी अमेरिका ने भारत के ऊपर काफी प्रतिबंध लगा दिए थे। उस प्रतिबंध को भी नेग्लेक्ट करते हुए रूस ने भारत की बहुत आर्थिक सहायता की थी। इसलिए भारत और रूस के मध्य का जो संबंध है वो बहुत ही घनिष्ठ और मित्रतापूर्ण है। ठीक है, आज के लिए अपन यहीं तक पढ़ेंगे। कल इसी टॉपिक को आगे से सुचारू करते हुए आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को धन्यवाद।